जो बात की कि जो थ्योरी ऑफ बिहेवियर्स जिसको लोगों ने काफी पसंद किया और कंपनीज में बिजनेस में उनका काफी इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो इंडिकेट करती हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है। उन्हें लार्जर स्केल आप किस तरीके से एक ग्रुप के साथ डील कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। पर अगर हम थोड़ा और डेप्थ में जाएं, थोड़ी सी और गहराई में जाएं ह्यूमन नेचर के बारे में और ह्यूमंस की जो साइकोलॉजी है, अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो उस साइकोलॉजी में आप ये देखेंगे कि in spite of so many commonality among people, there are different personalities. ये जो लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी अलग अलग टाइप की होती है। अब पर्सनैलिटी अगर अलग अलग टाइप की होती है, पहली बात तो क्यों होती है, उसका क्या कारण है, अगर होती है तो क्या उस पर्सनैलिटी की डिफरेंस की वजह से क्या इंसान अलग अलग तरह के जो इंसान है अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। लोग नेचुरल है, हर व्यक्ति डिफरेंट है, उसका पालन पोषण डिफरेंट तरीके से हुआ है, उसके रिलीजियस बिलीफ अलग अलग टाइप के हैं, उसकी जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो नेचुरल तरीके से बनी है, तो नेचुरल बात है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो उसकी यूनिक स्ट्रक्चर है, तो उसकी पर्सनैलिटी भी यूनिक है। अब रिसर्चर्स ने ये काफी स्टडी करने की कोशिश करी कि इंसान के बिहेवियर को समझने में उसकी पर्सनैलिटी का क्या रिलेशन है। अगर हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें अगर, और उसकी पर्सनैलिटी को समझ पाए, तो उसकी पर्सनैलिटी का डायरेक्टली उसके बिहेवियर से रिलेशन देखा गया है। ये बात खुद भी समझ सकते हैं कि जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो उसके बोलने के तरीके से, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से, और उसकी पर्सनैलिटी जो सोच होती है उसकी पर्सनैलिटी सोच से भी बनती है कि वो किस तरीके से सोचता है। तो आपको जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसको जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो आप ऊपरी पर्सनैलिटी एक्चुअली देखा जाए तो वो जो पर्सनैलिटी दिखाना चाहता है अपनी, वो आप देख रहे हैं। तो वो जो दिखाना चाहता है उसमें और जो उसकी रियल पर्सनैलिटी है उसमें काफी कॉमनैलिटी तो होती है। वो कितना भी कोशिश कर ले अपनी पर्सनैलिटी को छुपा नहीं सकता। तो आप ऊपरी तरीके से उसकी अगर पर्सनैलिटी को समझ पा रहे हैं और आप उस पर रिसर्च करके, स्टडी करके अगर आप ये समझ सकते हैं कि किस टाइप की डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, अगर आपको समझ में आ जाए और आप उन टाइप्स में अगर किसी आदमी को फिट कर पाओ तो आप उसके बिहेवियर को समझ पाओगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कोई आर्मी का रिटायर्ड बंदा है। अब आर्मी का जो रिटायर्ड बंदा है, अगर आप 10 लोगों से मिलोगे तो उनमें उनकी पर्सनैलिटी में आपको काफी कॉमनैलिटी नजर आएगी। उनके हैबिट्स के बारे में, उनके बोलने के स्टाइल में काफी आपको कॉस्मोपॉलिटन फीलिंग आएगी। उनका बोलने का जो स्टाइल है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है और जो उनका लाइफ स्टाइल है उसमें काफी कॉमनैलिटी नजर आएगी। तो आप देखेंगे कि आप जब आप किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से बात करोगे तो आपको एक उसकी पर्सनैलिटी को समझ के उसकी उसकी कॉमनैलिटी को समझते हुए आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि वो किस तरह से बिहेव करेगा। सिमिलरली अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलेंगे जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, तो आईएएस ऑफिसर की अपनी एक पर्सनैलिटी आपको नजर आने की कुछ कॉमनैलिटी नजर आएगी। उस पर्सनैलिटी के बेस पे आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आदमी आपसे कैसे बिहेव करेगा। ऐसे ही काफी स्टडीज हुई और उस स्टडीज में रिसर्च करके, क्वेश्चनर्स वगैरह यूज करके और काफी सारे लोगों को वो क्वेश्चनर दे के उसके जवाब सुन के काफी स्टडीज हुई। और उसमें जो वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मानी जाती है जो कि 1926 के अंदर, यानी कि इतने साल पहले की बात है, ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स बैक, तो जो पर्सनैलिटीज उन्होंने आइडेंटिफाई करी इंसान की, तो उन्होंने ये देखा कि 16 ऐसी टाइप्स की पर्सनैलिटीज हैं जिसमें आप हर किसी टाइप के आदमी को फिट कर सकते हो इन 16 टाइप्स में, पर्सनैलिटीज में। इसको मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर बोलते हैं।
क्योंकि जो ये स्टडी की गई थी मायर्स एंड ब्रिक्स ने की थी 1926 में, और उन्होंने इन 16 पर्सनैलिटीज को कैटेगराइज किया कि इंसान में ये वाली पर्सनैलिटी पाई जाती है, और उनके पास ऐसा तरीका है जो आज आपके पास भी अवेलेबल है कि आप उसको यूज करके आप किसी इंसान की पर्सनैलिटी को स्टडी भी कर सकते हो, आप जान भी सकते हो। तो ये जो 16 टाइप्स हैं ये इसमें बताई गई हैं इसमें। तो इसको बोलते हैं कंपैशनेट फैसिलिटेटर, एक जैसा एक टाइप है। ऐसे ही अलग अलग टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। मैं ये लिस्ट तो आपको पूरी पढ़ के नहीं बता पाऊंगा, पर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे डिसाइसिव स्ट्रेटेजिस्ट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो काफी डिसाइसिव है नेचर में और काफी स्ट्रेटेजिकली सोचता है, लॉजिकली सोचता है, तो एक ऐसी पर्सनैलिटी है। अब और देखिए कि एक पर्सनैलिटी है एफिशिएंट ऑर्गेनाइजर, जो आदमी काफी सिस्टमेटिकली काम करता है, एफिशिएंटली काम करता है और चीजों को ऑर्गेनाइज करने में उसकी महारत है, तो एक ये भी पर्सनैलिटी है। अब एक पर्सनैलिटी है थॉटफुल आइडियलिस्ट, यानी कि एक व्यक्ति जो काफी ऑब्जर्वेंट है और थिंकिंग उसकी पावर काफी अच्छी है, थॉटफुल काफी है, और वो थोड़ा सा दुनिया को एक आइडियलिज्म के अंदर देखता है। यानी कि कोई देखता है कि भाई जो है अगर कंट्री के अंदर कुछ हो रहा है, कंट्री में कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आई है, तो एक वो आइडियल पिक्चर बनाता है कि जो नई पार्टी आई है वो बिल्कुल इस तरीके से काम करेगी, आइडियल तरीके से काम करेगी, और वो काफी उसके बारे में थॉटफुल होता है। तो वो जनरल कोई भी बिजनेस के अंदर भी आपसे जो डीलिंग करेगा, और जो आपको ऐसे कस्टमर भी मिलेंगे, ऐसे वर्कर भी मिलेंगे जिनको आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो, थॉटफुल आइडियलिस्ट कैटेगरी में। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो 16 टाइप की जो पर्सनैलिटीज है, इनको ENFJ, ENFP, ENTG, इन सब चीजों में डिवाइड किया गया है। बेसिकली ये जितने भी जो अल्फाबेट्स हैं ENFJ, ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी को डिनोट करते हैं। तो जैसे ENFJ है, इसका मतलब ये है कि 4 ऐसे ट्रेड्स हैं जो जिनको कंबाइन करके आपने एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को निकाला जो कंपैशनेट फैसिलिटेटर है। ENFJ फॉर एग्जांपल, तो E के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, N के लिए कोई क्वेश्चन है, F के लिए कोई क्वेश्चन है, J के लिए कोई क्वेश्चन है। तो जो आप उसमें से आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, E ग्रुप के, N ग्रुप के, F ग्रुप के और J ग्रुप के जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको क्रिटिकल आंसर मिल रहे हैं, तो आपने उन क्रिटिकल आंसर्स को सॉर्ट आउट करके इसको एक ENFJ पर्सनैलिटी कैटेगरी में डाल दिया। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर तरीके से वो जवाब दे रहा है बंदा, E ग्रुप को, N ग्रुप को, F ग्रुप को, J ग्रुप के क्वेश्चंस को, तो उसकी पर्सनैलिटी ENFJ बन जाती है, जो कि एक कंपैशनेट फैसिलिटेटर की कैटेगरी है। तो इस तरह के तरीके से इसको निकाला गया है, जो कि बहुत पुरानी रिसर्च स्टडी है, पर आज भी बहुत फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है। तो MBTI जो है काफी फेमस है और काफी इंडस्ट्री में और बिजनेस में इसका काफी यूज होता है। तो ये भी एक तरीका है इंसान को डील करने का, उसकी पर्सनैलिटी को समझ के उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने का। तो ये भी एक जो है मैंने आपको स्किल देने की कोशिश करी है। इसके बारे में आप डिटेल में जाएंगे तो आपको काफी क्लैरिटी होगी, आप उसको स्टडी भी कर सकते हैं। अब एक और तरीका है इंसान के ब्रेन को समझने का, उसकी पर्सनैलिटी को समझने का, एक ये भी तरीका है। तो एक ये भी अप्रोच है, वो ये है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है और जिसकी वजह से उसका बिहेवियर जो आना, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसका कहीं उसके ब्रेन से रिलेशन भी है, ब्रेन की डेवलपमेंट से। अब ब्रेन जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ब्रेन में काफी पोर्शन तो आपको पता ही नहीं है कि आप का जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें क्या चल रहा है, इंसान को पता ही नहीं होता। पर वो जो अनकॉन्शियस माइंड का जो पोर्शन है वो बहुत पावरफुल होता है। और कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये जो अनकॉन्शियस माइंड में जो चलता है, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो एक इंसान की पर्सनैलिटी भी डेवलप करते हैं। यानी कि जो हमने देखा कि हमने ऊपरी तरीके से समझने की कोशिश करी कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। तो ये जो स्टडी है अनकॉन्शियस माइंड की, वो ये कहती है कि
ये जो पर्सनैलिटी बनी है वो क्यों बनी है, क्या कारण है उस पर्सनैलिटी बनने का, उसका बायोलॉजिकल रीजन क्या है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेन के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो जिनको अनकॉन्शियस माइंड में ज्यादातर है, वो जिनकी पावर की वजह से ये होता है। और ये जो होता है, कुछ रिसर्चर का ये कहना है कि ये जो होता है ये इंसान जब पैदा होता है तभी शुरू हो जाता है ये डेवलपमेंट, और कुछ 7 8 10 सालों के अंदर जो डेवलपमेंट होती है ब्रेन की, ये पर्सनैलिटी उसमें डेवलप हो जाती है, उस इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है उसमें डेवलप हो जाती है। हालांकि कुछ और रिसर्चर ये मानते हैं कि ये सच नहीं है, इंसान की पर्सनैलिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है विद एज, और ये कहना कि जो शुरू के फॉर्मेटिव ईयर हैं उसी में डेवलप होती है, ये गलत है। पर वो ये हर रिसर्चर ये मानता है कि जो मेन पर्सनैलिटी डेवलप होती है इंसान की, वो शुरू के फॉर्मेटिव ईयर्स में ही होती है। और जो ये अनकॉन्शियस माइंड है जो बड़ा पावरफुल है, तो इसके जो मेन हिस्से हैं, जो एक पार्ट है, उनको ईड, सुपर ईगो और ईगो का नाम दिया गया है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ईगो का कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि कॉन्शियस माइंड में आपको नजर आता है, यानी कि टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो असली आइसबर्ग तो आपका ब्रेन के अंदर आपको पता ही नहीं है कि आपके ब्रेन में चल क्या रहा है, और उसका रूप क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, क्या उसके फैक्टर्स हैं, ये तो आपको पता ही नहीं है आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है। तो जो ईद होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ईद होता है, तो ये आपकी जो बहुत बेसिक डिजायर्स होती हैं, वेरी बेसिक डिजायर्स, इंक्लूडिंग सेक्सुअल डिजायर, इंक्लूडिंग डिजायर ऑफ लव, ये सारी ईद में आती है, जो कि बहुत ही बेसिक डायमेंशंस होती हैं ब्रेन की, जो आप नहीं समझ सकते, वो आपकी कंट्रोल में नहीं है, आपके कॉन्शियस में नहीं है। तो आप देखिए कि इंसान कई बार ऐसी हरकतें कर जाता है अपने डिजायर की वजह से, जो एक्चुअली वो करना नहीं चाहता, पर वो कर जाता है, क्योंकि जो ईद है, ईद जिसे बोलते हैं, जो एक बेसिक डिजायर्स को डिनोट करता है, वो इतना डीप रूटेड है अनकॉन्शियस माइंड में, आपको पता ही नहीं है कि वो कैसे काम कर रहा है, और आपके कंट्रोल में भी नहीं है। तो जैसे अब सुपर ईगो है, सुपर ईगो कैसे डेवलप होती है, जो आपने अपनी लाइफ में जो पेरेंट्स से, जो रिलीजन आप फॉलो करते हैं, उसने जो रूल बनाए थे आपके, उन रूल को आपने एक्सेप्ट किया, और उन रूल के हिसाब से आपने एक अपनी दुनिया को एक्सेप्ट किया। जो आपने इस दुनिया को एक्सेप्ट किया है अनकॉन्शियस माइंड में, जो आपके, आपको पता ना ये जैसे संस्कार मिलते हैं इंसान को, एक संस्कार मिलते हैं। संस्कार क्या होते हैं? जो आपके पेरेंट्स देते हैं, जहाँ पे आप पैदा हुए हो, वो आपके बेसिक नहीं है, वो आपको भगवान ने शायद नहीं दिए हैं। ईड तो जो आपका बायोलॉजिकल फंक्शन है, ईड जो है वो जो बेसिक डिजायर है, जो आपकी बहुत बेसिक फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है, वो तो आपको बाई बर्थ मिला है। पर सुपर ईगो क्या होती है? सुपर ईगो जो आपको आपके पेरेंट्स ने, आपके माहौल ने, आपके रिलीजन ने आपको दिया है कि भैया ऐसा करना चाहिए लाइफ में, ऐसे बिहेव करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, चोरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से कमाना चाहिए, बेईमानी से कमाना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, ये आपको, ये रूल्स जो हैं, ये आपको सोसाइटी ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके दोस्तों ने जो दिए हैं, उसको सुपर ईगो बोलते हैं। और ईगो क्या होती है? ईगो का कुछ, ईगो की एक स्पेशलिटी है कि इसका कुछ पोर्शन तो अनकॉन्शियस माइंड में है और कुछ पोर्शन कॉन्शियस माइंड में है। तो ये ईगो क्या करती है? ये एक ब्रिज है जो इंसान का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और जो उसने रूल समझे हैं, जो उसको सोसाइटी और पेरेंट्स से मिले हैं, उनको ये ब्रिज करता है। यानी कि बाहर की रियलिटी क्या है, आप जैसे फर्ज करो आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हो जहां पे अगर आप बेईमानी करोगे तो आपको बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। तो अगर आपको ये डर होगा कि भाई मुझे बहुत बड़ी सजा हो सकती है, जो एक रियलिटी है, तो कॉन्शियसली आप ईगो के थ्रू सुपर ईगो को सप्रेस करने की कोशिश करोगे कि यार ऐसा काम करेंगे तो फंस जाएंगे भैया। तो अगर का मतलब क्या कहते हैं, जैसा देश, कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, ऐसा एक रूल होता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कि आप जिस देश में जा रहे हो, जैसे जा रहे हो, आपको वैसे भेष बनाना पड़ता है। तो ये ईगो की वजह से होता है। ईगो क्या करती है? अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, उस देश को समझने की कोशिश करती है और वैसा भेष बनाने की कोशिश करती है, आपकी सुपर ईगो और ईट के ऊपर हावी हो जाती है। तो ये जो है ना, ये अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड,
जिसने ये थ्योरी डेवलप की थी। इनका जो जीवन काल है वो 1856 से 1939 का है। इनका ये कहना है कि एन इंडिविजुअल्स फीलिंग, थॉट्स and therefore behaviors are the result of the interaction between three different dimensions of conscious and unconscious mind, जो मैंने भी आपको 3 डायमेंशन बताई हैं, ईड, सुपर ईगो एंड ईगो। तो उनका ये कहना है कि इंसान की जो फीलिंग्स हैं और जो उनका सोचने का तरीका है, विचार जो है उनके, और उससे जो उनका एक एक्सटर्नल बिहेवियर जो है, वो सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं चीजें, सारी चीजें, और वो ये सारी चीजें इन 3 चीजों से निकल के आती हैं। तो ये एक ऐसी स्टडी है रिसर्च की जो इतनी पुरानी होने के बाद भी आज भी बहुत ही रियलिस्टिक है और आज भी एक्सेप्टेबल है इंडस्ट्री में, बिजनेस में। तो इसके बारे में काफी कुछ लिखा गया है, काफी रिसर्च और आगे भी की गई है, पर बेसिक बात यही है। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे थे कि ईगो जो होती है, ईगो एक रियलिटी और जो अनकॉन्शियस माइंड है उसका एक इंटरफेस होता है। तो जो रियलिटी को देख के जो ईगो प्रोसेस करती है और जो आपस में ये कन्फ्लिक्ट में रहती है, सुपर ईगो और ईड से हर वक्त कन्फ्लिक्ट में रहती है। तो कन्फ्लिक्ट में रहने का जो कारण है वो चेंज ऑफ बिहेवियर है। वो काफी हद तक इस पर डिपेंड करेगा कि वो आदमी की इंटेलिजेंस कितनी है, यानी कि उसके दिमाग में इंटेलिजेंस लेवल क्या है। तो ये भी एक नया फैक्टर इंसान के दिमाग में रहता है। ये भी एक फैक्टर है कि उसकी इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। बहुत से लोग डम होते हैं, बहुत से लोग समझदार होते हैं, बहुत से लोग बहुत ही समझदार होते हैं, और बहुत से लोग स्मार्ट भी होते हैं। तो जो हम कहते हैं ना, ये बातें जो कहते हैं कि डम्ब है, नहीं है, इंटेलिजेंट है, ये बातें क्या है, ये भी एक डायमेंशन है ब्रेन की। ये भी तो इंसान की जो इंटेलिजेंस होती है वो उस ईगो को हेल्प करती है, गाइड करती है कि अपनी सुपर ईगो और ईड को आप किस तरह से कन्फ्लिक्ट करके मैनेज करो, सप्रेस करो। अब कोई बंदा इंटेलिजेंट नहीं है, डम्ब है, और उसकी जो बहुत ही अंदरूनी बेसिक डिजायर है कि भाई मैं किसी का मर्डर कर दूं या किसी को गलत तरीके से ट्रीट करूं, तो अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है बंदा और वो रियलिटी को नहीं समझ पा रहा, रियल एक्सटर्नल को, तो वो ऐसी हरकतें करेगा जो एक उसको शोभा नहीं देती है, कि किसी भी इंसान को शोभा नहीं देती। इस तरह के काम करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं है। उसको उसको आगा आगा पीछा देखने की हैबिट नहीं है, वो दूरदर्शी नहीं है, उसको फोरसाइट नहीं है। ये सारी चीजें इंटेलिजेंस का पार्ट है। तो बिहेवियर जो है, बिहेवियर इंसान का जो है, इट इज लर्न थ्रू कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो उसकी ताकत है ऑब्जर्व करने की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, और उसमें अपने ब्रेन को उस हिसाब से कंडीशन करने की, ये डिपेंड करती है कि उसका बिहेवियर कैसे होगा, बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड हिज परसेप्शन एंड एबिलिटी टू लर्न। ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, इंटेलिजेंस, परसेप्शन एंड लर्निंग। इंटेलिजेंस होगी तो परसीव करेगा ठीक से, और परसीव करेगा तो लर्न करेगा। ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, इंटेलिजेंस से काफी उसका रिलेशन है। तो व्हाट द पर्सन थिंक अबाउट हिज और हर सिचुएशन विल अफेक्ट हिज और हर बिहेवियर। और वो जो सिचुएशन को कितना समझ पा रहा है वो उसकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी सिचुएशन को समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, किस देश में है, वहां का लॉ क्या है, उसको नॉलेज कितनी है। इंटेलिजेंस का नॉलेज से भी रिलेशन है। उसको बिजनेस के बारे में कितनी समझ है, उसको कस्टमर से कैसे डील करना है, ये भी एक इंटेलिजेंस का पार्ट है। एक आदमी कहता है जी मैं तो रेट टू रेट माल बेचूंगा, क्योंकि उसको लंबा बिजनेस करना ही नहीं है, इसका मतलब
कि उसको इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि अगर मार्केट में डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको भी डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा, और बल्कि उसको अपनी ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि डिस्काउंट देने के बाद भी वो एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर पाए मार्केट में। तो वो उसकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, उसकी फोरसाइट पे। हर आदमी कामयाब नहीं होता बिजनेस में। बिजनेस में कुछ लोग ही कामयाब होते हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस और अपनी लर्निंग की वजह से कामयाब होते हैं, कि उनमें लर्निंग करने की कितनी कैपेबिलिटी है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन और कंडीशनिंग जो होती है, वो आपको उसी हिसाब से बिहेव कराती है आपके कस्टमर के साथ, आपके एम्प्लॉइज के साथ, आपके कुलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ। जो बिहेवियर आपका है वो सिचुएशन के हिसाब से होता है, और सिचुएशन को आप कितना समझ पा रहे हो वो आपकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। तो ये इसकी बात समझने वाली बात है कि अब आप देखिए कि इंसान जो एक मशीन है, नेचुरल तरीके से क्रिएट हुई है, ये मशीन कैसे काम करती है, ये इसका मेन पार्ट क्या है? इसका मेन पार्ट है ब्रेन। और इस ब्रेन के अंदर सब कुछ है जो उसकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, उसकी इंटेलिजेंस को दर्शाता है, उसकी परसीव करने की एबिलिटी को दर्शाता है, और उसकी लर्निंग करने की एबिलिटी को दर्शाता है। तो इन सब चीजों के बेस पे ही वो जो बंदा है वो बिहेव करेगा। अगर आप उसको समझ पा रहे हो, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके उसको समझ पा रहे हो, तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये बंदा किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। यही एक एमबीए का बहुत बड़ा काम होता है, इस इंसान रूपी मशीन को समझना और इसके सारे पार्ट्स को समझना, और मेन पार्ट्स को समझना, जैसे ब्रेन एक मेन पार्ट है, साइकोलॉजी को समझना। ये एक एमबीए